वक्त कहते हैं, वक्त का जो पहिया होता है, वक्त का जो चक्रव्यूह होता है, वो ऐसे घूमता है कि उसकी मार से कोई बच नहीं पाता। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हमें उसी चीज का सामना करना पड़ता है जो हमने पहले किया था। उन पापों का प्रायश्चित समझ लीजिए, या उसको आप कर्मा कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। आज की कहानी भी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसको ऐसा लगता था कि मानो उसने जो भी अपनी जिंदगी में किया उसका परिणाम उसे मिलेगा नहीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बीता हुआ कल ना सिर्फ उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, उसकी जान ले लेगा। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, बल्कि उसके घर वालों पर भी एक आफत की तरह बरसेगा। तो आज की कहानी है पूजा के बारे में। पूजा अपने परिवार के साथ में अपने गांव के एक घर में गई, और वहां पर जब वो गई, ऐसी चीज उसने एक्सपीरियंस करी जो वो डरावने से डरावने सपने में भी सोच नहीं सकती थी। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये कहानी ज्यादा पुरानी तो नहीं, कुछ 10-15 साल पुरानी ही होगी। पूजा, उसका छोटा भाई सत्यम, उसके फादर और उसकी मदर, कुल मिलाकर के 4 लोग थे। ये लोग एक बार डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने गांव के घर में थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए जाएंगे। वही शहर की आबो हवा से थोड़े दिनों की छुट्टी, और वापस से भाई फ्रेश होकर के वापस अपने काम पे आ जाएं। लेकिन जब पूजा वहां पर जा रही थी, उसके कुछ 1-2 दिन पहले ही उसके फादर को बहुत अजीब व गरीब सपने आने लगे। वो यहाँ पर ना इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते थे। उनका ये मानना था कि अगर ऐसे कुछ सपने आए और ऐसे इंडिकेशंस हो कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो हम उस चीज़ को इग्नोर ही करें तो ज़्यादा ठीक है। कई लोग ऐसे होते ही हैं कि भाई मन नहीं कर रहा ना, या फिर ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो उस चीज़ को अवॉइड करो। वो भी कुछ ऐसा ही मानते थे। लेकिन पूजा और सत्यम की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा। सत्यम जो था वो कुछ 7-8 साल का था, और पूजा जो थी वो करीब 18-19 साल की रही होगी उस वक्त पे। वो अपने बच्चों का मन यहाँ पर तोड़ना नहीं चाहते थे, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर लेके चल पड़ता हूँ। बार बार उन्हें यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब ना हो जाए। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। पहले भी वो उस घर में गए थे, आज से कुछ 3-4 साल पहले वो उस घर में गए थे, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उससे भी कुछ 3-4 साल पहले वो उधर गए थे, तब भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आज उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल घर करके बैठा था कि कुछ तो अजीब होगा। उन्होंने अपने गुरुजी से बात भी करी और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर मैं वहां पे गया ना तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं शायद वापस जिंदा ना बचूं। ये फीलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। गुरुजी ने कहा देख, अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू यहाँ पर एक माला अपने साथ में ले जा, मैं तुझे माला देता हूँ, वो माला तू लेकर के चला जा, कुछ होगा नहीं तेरे साथ में। उसने कहा चलो ठीक है। वो माला लेकर के अपने परिवार के साथ चला गया। वहां पर जब वो लोग गए, उस घर के अंदर वो गए, आज पहली बार जो इधर पूजा के फादर थे उनको एक बहुत ही बैड वाइब वहां पे फील हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब वो सब कुछ हो रहा था जो वो एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते थे, सब कुछ उनके साथ में हो रहा था। उन्हें बदबू भी आ रही थी, और इसी के साथ साथ किसी की प्रेजेंस उन्हें फील हो रही थी, जो प्रेजेंस आज से पहले कभी नहीं थी। वो घर हॉन्टेड नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, लेकिन आज न जाने क्यों वो घर उन्हें हॉन्टेड फील हो रहा था। उन्हें वो सब कुछ फील होने लगा। आज का दिन तो ऐसे ही बीता। रात में पूजा जो थी और उसकी मदर जो थी वो खाना वगैरह बना रही थी। अचानक पूजा ने एक बात कही अपने फादर को कि पापा एक बात बताइए, वो औरत कौन है? उसकी झुकी हुई कमर है, बुढ़िया सी वो औरत है, वो औरत कौन है जो इधर बाहर लॉन में घूम रही है? उन्होंने कहा बेटा किस औरत की बात कर रही हो तुम? उसने कहा वो पेड़ आपको दिख रहा है ना, उस पेड़ के साथ में वो औरत खड़ी है, और मुझे वो दिन भर से दिखाई दे रही है। कुछ कह तो नहीं रही, लेकिन वो वहां खड़ी है, स्टिल खड़ी है, और अभी वो आपको देखते हुए मुस्कुरा रही है। ये बात जैसे ही पूजा के फादर ने सुनी, वो बहुत तेज डर गए। उन्होंने कहा कहाँ है वो? मुझे दिखा एक बार। उसने कहा वो खड़ी। वो वहां पर गए, वहां पे कोई औरत नहीं थी। पूजा ने कहा उसका हुलिया कुछ ऐसा ही होगा कि 60-65 साल की औरत होगी, लेकिन उम्र उसकी कुछ 35-40 से ज्यादा की नहीं है। शायद वो उम्र से जल्दी यहाँ पर बुढ़िया हो गई हो, ऐसा कुछ उसको देखकर लग रहा था। उसके फादर थोड़े घबराए। रात में वो सभी लोग सो गए। रात में पूजा को यहाँ पे किसी औरत के अपने कमरे में घूमने की प्रेजेंस फील हुई, और जब वो सो रही थी, सपने में उस औरत ने आकर पूजा को ये कहा, तेरा बाप यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा,
तू जो कर ले, ये जितने हथकंडे अपना सकता है अपना ले, इसका मातम इसी घर में बनेगा। मैंने तुझे पहले ही ये बात बता दी, अभी तेरा बाप मरा नहीं है। उठा उसे और बोल कि उसकी मौत उसके सर पे तांडव कर रही है। ये बात जैसी पूजा ने सुनी, उसने अपने फादर को सारी बात बताई। उसके फादर इस चीज को देख करके काफी ज्यादा घबरा गए। रात में वो सभी लोग वहां से जाने को तैयार हुए और सोचा कि आज इस घर को हम छोड़ करके चले जाएंगे। जब वो लोग बाहर जा रहे थे, बाहर बहुत ही तेज यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई और बारिश इतनी भयानक थी कि वो लोग यहाँ से घर से बाहर निकल ही नहीं सकते थे। अब गांव की बारिश वगैरह आप जानते हैं, कीचड़ वगैरह ज्यादा हो जाती है और इसी के साथ में पेड़ वेड़ भी टूट जाते हैं, तो पेड़ वगैरह तक भी गिर गए थे। इतनी ज्यादा बुरी आफत थी कि अगर बाहर जाएंगे तो शायद उनकी मौत पक्की ही थी। और उसी के पास में एक नदी भी थी, तो शायद नदी भी ओवरफ्लो हो जाए और जाने का कोई मतलब बनता नहीं था। अब शहर जैसी आप जगहों पर भी रहते हैं तो आप देखते होंगे, दिल्ली में जब इधर यमुना ओवरफ्लो हो गई तो पूरी दिल्ली किस तरीके से यहाँ पर बह सी गई थी। तो गाँव जैसी जगह जहाँ पर इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वहाँ की हालत तो भाई और सीवियर होती है। फादर ने सोच लिया कि कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सुबह वो उठे, सुबह तक भी बारिश हो रही थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, और लगातार उस औरत की बात पूजा को दिमाग में यहाँ पे घूम रही थी। वो लोग बाहर आकर के बस यही सोच रहे थे कि किसी को कॉल वगैरह की जाए और किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर जाया जाए। किसी के साथ कुछ अजीबो गरीब नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि कोई बिल्ली मर गई हो या फिर कोई खाना वाना अधूरा पड़ा हो या फिर उनको कुछ बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पर स्क्रैचेस वगैरह फील हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें होने वाली ज़रूर थी। इसके बाद में जब वो लोग बाहर बैठे थे, इतने में जो इधर पूजा के फादर थे जिनका नाम था विक्रम, उनको अपने घर के आखिरी वाले कमरे में किसी औरत की आवाज आई। हे विक्रम, तूने तो मुझे मार दिया, अब तेरे परिवार को मुझसे कौन बचाएगा? ना तो तेरा परिवार बचेगा और तू तो आज की आज ही मरेगा। जैसे उन्होंने बात सुनी, उन्होंने अपने घर वालों को कहा तो आप लोग बाहर जाओ, फटाफट से बाहर जाओ, कोई बात नहीं, आंधी तूफान को छोड़ो, अब यहाँ से फटाफट निकलो। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? पूजा ने ही पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ। वो लास्ट वाले कमरे में गए और उनके गिड़गिड़ाने की आवाज आने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब कुछ वो बोलने लगे। और इतने में एक बहुत ही भयानक चीख उन लोगों को सुनाई दी और उसके बाद माहौल एकदम शांत, बिल्कुल माहौल में शांति हो गई। आवाज आ रही थी तो सिर्फ बारिश की बूंदों की। कांपते पैरों के साथ में वो सारे लोग लास्ट वाले कमरे में गए तो वहां पे उन्होंने विक्रम की लाश देखी। उस इंसान की गर्दन पे एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था। वो चीरा किसने मारा किसी को नहीं पता। खून लगातार उधर बहे जा रहा था और इसी के साथ साथ जो बारिश की बूंदें थी वो भी उस खून में मिक्स हो रही थी। खून लगातार घर से बाहर यहाँ पे जा रहा था। किसी को समझ नहीं आया विक्रम कैसे मर गए। विक्रम के साथ साथ वो आवाज सत्यम को यानी कि पूजा के भाई को भी सुनाई दी थी। गांव वालों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया। हालत इतनी खराब थी कि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। सारी रोड जो थी वो चकाचक ब्लॉक हो रखी थी और वो लोग मानसून के वक्त पे यहाँ पर गए थे अपने लाइफ को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए अपने गाँव में। यहाँ पर गाँव वालों से पूछा गया कि क्या ये घर हॉन्टेड है या आपको कभी कुछ फील हुआ? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि ये घर जो है ये तो काफी अच्छा है और आप लोग तो यहाँ पे आते ही जाते रहते थे, आपके फादर तो पहले भी आते थे, मगर आप ये बात बोल रहे हैं कि कोई औरत हमें दिखाई दी और वो हमें परेशान कर रही है, ये बात तो हमारी समझ के परे है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम की डेथ कैसे हुई। इन बातों को कुछ एक ही दिन बीता होगा कि आज रात को जो सत्यम था वो पूरे घर में किसी को दिखाई नहीं दिया। पूजा, सत्यम और उसकी मॉम ये सब लोग सो रहे थे। सत्यम पूरे घर के अंदर मौजूद नहीं था। पूरा घर तलाश लिया गया, सत्यम नहीं मिला। आखिरी में सत्यम जो था वो उसी पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था जहां पर पहली बार पूजा ने उस औरत को स्पॉट किया था। वो एक औरत की आवाज में अपनी बहन को देखते हुए ये कह रहा था, अभी सिर्फ तेरा बाप मरा है, इसके बाद में ये भी मरेगा और तू भी। जो जख्म तुम लोगों ने मुझे दिया है ना, बिल्कुल वैसा ही जख्म मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ऐसे कि ये चीजें काफी नहीं थी, इतने में पूजा को अपने फादर की प्रेजेंस उस घर के अंदर फील होती है। उसके फादर उसे दिखाई तो नहीं दे रहे थे लेकिन उनकी आवाज उस लॉन के अंदर गूंज रही थी। वो कह रहे थे, बेटा यहां से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ,
ये औरत तुम्हें जीने नहीं देगी, इसने मुझे भी मार दिया है और ये तुम्हें भी मारेगी। इतने में ही जो सत्यम था वो हंसने लगा और हंसते हंसते वो लड़का अचानक से नीचे गिर गया। पेड़ की हाइट ज्यादा नहीं थी तो उसको ज्यादा चोट आई नहीं। जब उसको यहाँ पर दिखाया गया तो उसको बुखार काफी ज्यादा था। घर में वैसे ही थोड़ी बहुत दवाई वगैरह थी, उससे वो लड़का ठीक भी हो गया। गांव वाले इस चीज को देख करके खुद हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। आज से पहले तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था और उन लोगों के मुताबिक ये सब कुछ उनके साथ कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर हो गया। किसी को कोई स्टोरी वगैरह कुछ मालूम इधर थी नहीं कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर बार बार जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो उस पेड़ के साथ में हो रही थी। कभी कभी तो सत्यम यहाँ पर उस पेड़ के आसपास मिलता और जब भी इधर पूजा उस पेड़ के आसपास से गुजरती या फिर उधर जाने की कोशिश करती या खोजने की कोशिश करती कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसकी तबीयत भी अचानक से बिगड़ जाती या उसकी बॉडी में बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता। गांव में एक यहाँ पर पुजारी था, उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आखिर ये सब कुछ क्या है। उसने कहा मैं आकर के ही देख पाऊंगा और तभी बता पाऊंगा कि आखिर ये दिक्कतें क्या है। वो जैसे ही घर के अंदर आ रहा था उसने साफ ये बात बोल दी कि इस घर में जो आत्मा है वो बदले की आग के अंदर इतनी झुलसी पड़ी है कि उसे रोकना नामुमकिन है। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो उस औरत के बारे में जानने की कोशिश करो, उससे बात करने की कोशिश करो, तब शायद से वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। लेकिन उससे बात करे तो करे कैसे, किसी को कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा था। उस घर के अंदर सब कुछ टटोल लिया गया, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। हाँ, एक कमरा जरूर था, बहुत छोटा सा था, जिसको कभी किसी ने खोल करके नहीं देखा था और वो एक बेसमेंट के अंदर था, जिसके बारे में इधर पूजा की माँ को मालूम था। वहां पे वो गए और वहां पर जाकर के उन्होंने एक बक्से को देखा, जो बक्सा उनका तो बिल्कुल नहीं था। उस बक्से को जब उन्होंने खोल के देखा, एक औरत की और एक बच्चे की वहां पे फोटो रखी हुई थी। ये नहीं पता था कि वो फोटो आखिर जो है वो उसी औरत की है नहीं। वो उस फोटो को बाहर लेकर के आई और यहाँ पर उसने घर में हर जगह पर उस फोटो को ऐसे ऐसे करके घुमाया और कहा, तुम्हें अपने बच्चे की कसम है, मुझे बस एक बार सच बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे हस्बैंड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने उसको मार डाला। जैसे उसने ये बात बोली, इतने में उस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज आवाजें चीखने चिल्लाने की गूंजने लगी। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी थी, ये उन्होंने देखा था। और जितने भी शीशे थे वो अचानक से टूट गए और एक बहुत तेज चीख उन लोगों को सुनाई दी। एक इतनी तेज चीख थी, इतनी पैनी चीख थी वो, कि अगर वो लोग अपने कानों के ऊपर हाथ नहीं रखते तो यकीनन उनके कान के पर्दे भी फट सकते थे। कुछ 5 मिनट तक ये हंगामा हुआ, उसके बाद बिल्कुल शांति। जैसे ये सब कुछ हुआ, इतने में सत्यम जो था वो वापस से ये बात बोलने लगा, तेरे पति ने मेरी जान ली है, ये घर जिस पर तू खड़ी है ना, ये मेरा है। मेरे पति से उसने इसको हड़पा और उसके बाद में मेरे पति को उसने मार डाला। मेरे बच्चे और मैं रोड पे आ गए। मेरा बच्चा जो था वो यहाँ पर टीबी का शिकार था, वो बीमारी से मर गया और इसी के चलते इसी घर में मैंने अपनी जान दे दी। जब ये घर बन रहा था ना, इस घर की मिट्टी में मैंने अपनी जान दी और मैंने कसम खाई थी कि जब तुम लोगों का परिवार यहाँ पर आएगा ना, तुम्हें ही वो दर्दनाक मौत मिलेगी जो मुझे मिली। इसीलिए मैंने कभी तेरे पति को अकेले नहीं मारा, वो देखेगा तुम लोगों की मौत अपनी आंखों से, ना उसको कभी मुक्ति मिलेगी और ना तुम्हें कभी। वो इतना ही बोलने लगी और इसके बाद में सत्यम वापस से बेहोश हो गया। गांव में इस वक्त पर जो आंधी तूफान था वो थोड़ा सा थम जरूर गया था। वो लोग चाहते तो जा सकते थे, लेकिन अगर वो जाने की कोशिश करते, उन्हें डर इसी बात का था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी की मौत ना हो जाए। यहाँ पर जब उस पेड़ की खुदाई करवाई गई तो उस पेड़ के नीचे सचमुच उस औरत की लाश मिली जो इस वक्त पर कंकाल बन चुकी थी। उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी और यकीन करने में अब कोई बुराई थी नहीं कि उसके हस्बैंड ने ही उसको वहां पे गड़वाया होगा, या फिर उसने इस चीज को छुपाने के लिए कि कोई औरत यहाँ पे मरी है, इसको उसने यहाँ पे गड़वा दिया ताकि अगर बाहर वो कहीं पर यहाँ पर उसका क्रियाक्रम करता तो 4 आंखें और 4 सवाल उसके ऊपर उठ जाते कि आखिर ये औरत है कौन। रातों रात वो गायब हो गई थी। उसका परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया था। लोगों को बस इतना पता था कि उसका हस्बैंड जो है वो यहाँ पर भाग गया है या वो मर गया है और उसका बच्चा टीबी से मर गया, लेकिन वो औरत कैसे मरी गांव वालों को इसके बारे में कोई भनक नहीं थी। गांव वालों के सामने भी ये सच आ चुका था कि इस औरत की लाश यहाँ पे गड़ी हुई थी।
वो पंडित वापस आया, उसने कहा कि हद से हद करके हम बस इसको अंतिम संस्कार दे सकते हैं, उससे शायद से इसको यहाँ पे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही उसने ये बात बोली, अचानक से किसी ने उस पंडित का सर पकड़ा और उसके सर को 3 बार उसी पेड़ में देके मारा। गांव में इस वक्त पे कुछ 20 लोग मौजूद थे। 20 के 20 की आंखों देखी घटना थी ये कि उसके सर को पकड़ के किसी ने पेड़ पे 3 बार मारा। उसके सर पे यहाँ पे बहुत बड़ा निशान पड़ गया, खून वहां से बहने लगा। सत्यम वापस से बोला कि तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये लोग यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, और अगर तुमने इनकी मदद करने की कोशिश करी तो तुम लोगों की अर्थी भी इसी घर से उठेगी। इस बात को सुनते ही गांव के सारे लोग वैसे वापस भाग गए। पंडित वहां पे खड़ा था और उसने कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, हो सके तो इस आत्मा के सामने सिर्फ प्रार्थना करो कि ये तुम्हें यहां से जाने दे। अगर इसका दिल पसीजा तो शायद से तुम्हें जाने दे। सत्यम से उस आत्मा का कांटेक्ट करने का सिर्फ रीजन ये था कि जो बच्चे होते हैं ना, वो इतना साफ मीडियम होते हैं कि उनकी बॉडी से कोई भी स्पिरिट बहुत इजीली कनेक्ट कर पाती है। इसलिए बच्चे जो होते हैं घर के अंदर, उनको सबसे पहले ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। सत्यम को भी दिखती थी, लेकिन वो कभी भी अपने घर वालों को ये चीज बताता नहीं था। सत्यम के फादर जो मरे थे विक्रम, उनसे पहले सत्यम को इस तरीके सपने आते थे पुराने घर के अंदर, लेकिन वो कभी भी अपने घर वालों को ये चीज बताता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो ऐसी बातें बताएगा तो मस्ती मजाक में उसकी बात को उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि कई बार उसने बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई औरत है जो हमारे परिवार को वहां पे बुला रही है, और खास तौर से मुझे वहां पे बुला रही है। एक बार उसने सिर्फ अपनी बहन को ये बात बताई थी और उसने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया था। अगर शायद वो उस बात को लाइटली ना लेती तो विक्रम यहाँ पे जिंदा होते। उनके पास में कोई चारा नहीं था। वो लोग वहीं पर उस पेड़ के सामने उसकी लाश के सामने बैठ गए और सभी लोग हाथ जोड़ करके, वो तीनों मेंबर जो थे, वो बस यही बोलने लगे कि हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या फर्क रह जाएगा तुम में और विक्रम में अगर तुम भी हमें ऐसे मार दोगी। हमें बख्श दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये भी तो तुम्हारे बेटे जैसा है, और हम हमेशा तुम्हारे लिए यही दुआ करेंगे कि तुम हमेशा यहाँ पर खुश रहो, आबाद रहो, हमें जाने दो, हमें मुक्त कर दो। कुछ 2 घंटे तक वो लोग रोए गिड़गिड़ाए, इसी तरीके से उस लाश के सामने पड़े रहे, लेकिन कोई यहाँ पर असर नहीं हुआ। उन लोगों को लगा कि शायद अब सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है और अब जो है वो हम लोग यहाँ पे मर ही जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। पूजा को लगा मरना तो है ही, इससे पहले क्यों ना आखिरी बार हम लोग यहाँ से जाने की कोशिश करें, क्या पता हम लोग यहाँ से जा पाए। वो लोग वहां से जाने की कोशिश करने लगे। यकीन मानिए वो लोग वहां से चले गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तीनों लोग उस घर को छोड़कर वहां से चले गए, किसी ने उनका पीछा नहीं किया। 1-2 साल बीत गए इन बातों को, कुछ उनके साथ नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद उस आत्मा ने उन्हें बख्श दिया, और ऐसा था भी। उस आत्मा ने शायद उन लोगों को बख्श दिया था, या उसकी रहमदिली कह लीजिए कि उसने वो नहीं किया जो यहाँ पर विक्रम ने उसके परिवार के साथ किया। सबको लगा कि अब मामला यहाँ पे ठंडा पड़ चुका है। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इन बातों को कुछ 1-2 साल बीत गए। उसके बाद में कभी भी उस आदमी की आवाज वहां पर नहीं आई। पूजा और उसकी फैमिली को लगा कि शायद वो आत्माएं जो हैं, यानी कि उस औरत की आत्मा और उसके फादर की आत्मा वहां से चली गई है। वो उन लोगों ने उस घर को रेंट पे दे दिया एक बैचलर को, और वो जो लड़का था उसको उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो देख लो, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। उसने कहा ठीक है। वो वहां पर गया और वो इन सब चीजों में नहीं मानता था। उसने गांव के सभी लोगों को कह दिया कि ये जो अंधविश्वास तुम लोगों ने फैलाया हुआ है ना, इसको मैं खत्म करके दिखाऊंगा। वहां पर वो गया और वो चीखने चिल्लाने लगा और यहाँ पे कहने लगा, जिसके अंदर भी दम है ना, मेरे से बात करे। उस पेड़ के नीचे जाकर के उस पेड़ की मिट्टी पर वो लात मारने लगा, पेड़ पर लात मारने लगा, अंदर चिल्लाने लगा, ए बुढ़िया, हिम्मत है तो बाहर आ, मुझसे बात कर। कुछ उसके साथ अजीब नहीं हुआ। गांव वालों ने उसको बहुत चेतावनी दी कि ऐसे इस तरीके की हरकतों को मत करो, हो सकता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हो या उन लोगों को मुक्ति मिल गई हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन तुम ऐसा मत करो। वो आदमी लगातार यहाँ पे गाली देता रहा, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहा था। वो समझने को तैयार ही नहीं था। बस वही रात थी जिस रात को उन लोगों ने उसको यहाँ पर जिंदा देखा था। अगले दिन वो आदमी किसी को दिखाई नहीं दिया। गांव वालों को समझ नहीं आया कि वो लड़का कहाँ गया। अंदर जाकर के किसी ने बहुत हिम्मत से जाकर के जब देखा तो उस लड़के ने अपने खून से उस दीवार पे लिखा हुआ था, ये घर मेरा है और मैं यहाँ पे किसी को रहने नहीं दूंगी।
दुंगी बोला था उसने, यानी कि वो किसी औरत की ही आत्मा थी। ये उसने बात बोली और वो लड़का जो था वो फांसी खा करके मरा हुआ था, उसका हाथ भी कटा था और उसने फांसी भी लगा रखी थी। यानी कि उस घर के अंदर उसकी प्रेजेंस जरूर थी, उस औरत की प्रेजेंस जरूर थी जो यहाँ पे मुक्त होना नहीं चाहती थी। इसी के साथ साथ गांव वाले जब उस घर के अंदर उसकी लाश को निकाल करके जा रहे थे तो उन्हें वहां पर एक आवाज भी सुनाई दी थी जो कि पूजा के फादर की थी, जो उस कमरे में गूंज रही थी, जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके घर में यहाँ पर दखल अंदाजी दे। मैं तुमसे मदद की गुहार लगाता था, लेकिन एक वक्त के बाद मैं भी इसीलिए रुक गया कि अगर कोई मेरी मदद करेगा तो शायद वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कोई भी मुड़ करके कभी इस घर की तरफ मत देखना और कभी भी इस घर को यहाँ पर किसी को किराए पे देने की या फिर कभी भी बेचने की जरूरत मत करना। वो लास्ट इंसिडेंट था जब यहाँ पर कुछ गांव वालों ने उन लोगों को इसके बारे में बताया कि ऐसा कुछ वहां पे हुआ है। उसके बाद से कभी भी उस घर के अंदर कोई नहीं गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी उस डेथ की रिगार्डिंग कि ऐसे वो लड़का कैसे मर गया और किसने वो सब कुछ लिख दिया। सब कुछ यहाँ पे तहकीकात कर ली गई। पुलिस तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत का चक्कर है, वो लोग तो मानने को बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन आखिरकार उनको भी यहाँ पे घुटने टेकने पड़ ही गए। कोई सबूत नहीं मिला, किसी को नहीं मालूम चला वो लड़का कैसे मरा, लेकिन उसकी मौत एक सच्चाई थी। आज भी वो घर वहां पर है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि भरी दोपहरी में भी कोई आंख उठा करके उस घर की तरफ देख ले। पूजा, सत्यम और उसकी मां ने इस चीज को मान लिया है कि जो हुआ उससे हमें आगे जाना ही होगा। उन्होंने मुक्ति के बारे में भी सोचा कई बार कि अपने फादर की आत्मा को मुक्ति दिला दी जाए, लेकिन कई लोगों ने उनको बस यही सजेशन दिया कि इधर अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। उस आत्मा ने तुम्हें यहां से जाने दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगली बार ऐसी कोई भूल मत करना। इन बातों को कुछ यहाँ पर 15 साल बीत चुके हैं। आज सभी लोग इस चीज से मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो 2-4 दिन जो उन लोगों ने वहां पे बिताए थे वो उनके जहन से जाने का नाम नहीं लेते। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।